प्रिय बच्चों और भावी भविष्य के निर्माता, क्योंकि अध्यापक ही भविष्य का निर्माता कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में कला समेकित शिक्षा की प्रकृति और मूल्यांकन पर चर्चा करी थी, तो उसी को आगे ले जाते हुए आज हम कला अधिगम के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राइमरी लेवल को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है और इसमें बच्चों का संपूर्ण विकास, जिसमें संख्या ज्ञान, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी को खेल खेल तथा कला आधारित गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की बात कही गई है। तो हमारा आज का विषय है कला एकीकृत अधिगम का मूल्यांकन। जैसे कि आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। कला मूल्यांकन का अनुमोदन। किस लिए मूल्यांकन किया जाता है? मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया है उनको उसमें से क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि हमने जो करवाया वो बच्चा सफलतापूर्वक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या त्रुटि रही है इसमें, क्या इसमें हम कोई और सुधार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या किसी और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को हम कार्य करवा सकते हैं। यह सब जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने और उनकी सफलता तथा विकास के लिए नियमित मौखिक मूल्यांकन प्रक्रियाएं सफल सिद्ध हो रही हैं। अब ये देखिए इस चित्र में बच्चा, अब जैसे इसमें दिख रहा है कि बच्चा 3 पे उंगली रखी हुई है उसने और 3 रिंग वो उसमें डालेगा ताकि उसको 3 की गिनती का बोध हो सके। अब इससे हम यह जान सकते हैं कि बच्चे को क्या गिनती आ गई है ढंग से, क्या वो अक्षर पहचान पा रहा है कि 3 में 3 गोले डाले, 4 में 4 डाले, 5 में 5 डाले। और उसके बाद जो हमारी स्टिक्स पड़ी हुई हैं उसके माध्यम से हम रंगों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे को लाल, हरा, पीला, नीला, और इससे हम काउंटिंग भी कर सकते हैं कि बच्चा कितनी स्टिक्स उठाता है, जमा घटाओ इसके माध्यम से किया जा सकता है। अब मूल्यांकन प्रक्रिया, ज़्यादातर प्राथमिक स्तर पर जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वह मौखिक रूप से की जाती है और उसके बाद क्रियात्मक और लिखित 3 प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्राथमिक स्तर पर वो है मौखिक, और दूसरा जो है क्रियात्मक कि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से हम किस तरह उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सत्य बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, और सीरिएशन क्रम व्यवस्था सीरिएशन के माध्यम से कि बच्चा क्रम से चीज़ों को लगा रहा है कि नहीं लगाता है। और लिखित परीक्षा में 3 प्रकार हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तर प्रश्न। इसके अंतर्गत हम बच्चों की
स्मरण शक्ति, उनको पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, भेद बोध, परिभाषा और वर्गीकरण के लिए किया जाता है। नंबर 1, मौखिक परीक्षण। जैसा आप स्कूलों में जाते हैं प्रैक्टिस क्लास के लिए, तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं वो मौखिक प्रश्न उत्तर तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। बोलने में बच्चा तो प्राइमरी से ही शुरू कर देता है, लेकिन लिखने में उसको दिक्कत आती है। मौखिक परीक्षण जो है वैयक्तिक होता है। इसमें छात्रों में मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके माध्यम से हम बच्चों का स्मरण शक्ति का बोध कर सकते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तक प्रत्येक स्तर के शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में मौखिक परीक्षण की उपयोगिता है। इसमें क्या है, बच्चा एक तो अलर्ट रहता है क्लास में कि पता नहीं अध्यापक कब कौन सा प्रश्न पूछ ले, और संगीत, शास्त्र व क्रियात्मक संबंधी ज्ञान मौखिक परीक्षण द्वारा आंका जा सकता है। क्योंकि हम अगर बच्चे को कविता करवा रहे हैं तो उसको लय और ताल का ज्ञान होगा, उसको कितना याद रहता है, इस बात का हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और बच्चों की संगीत के प्रति रुचि व योग्यता को भी मौखिक परीक्षण द्वारा जाना जा सकता है। किसी स्वर समूह, ताल एवं राग पहचान की जानकारी मौखिक परीक्षण द्वारा ली जा सकती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हमें इसको लय, ताल के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षण अध्यापक की दैनिक पाठ योजना में विशेष महत्व रखता है, जैसे पूर्व ज्ञान परीक्षण, पाठ के मध्य प्रश्न पूछकर पुनरावृत्ति करते हुए। और इसमें क्या है, बच्चा का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। क्योंकि अगर अध्यापक पाठ पढ़ता रहा और पूरा पाठ पढ़ दिया, बच्चे पीछे शरारत करते रहे, लेकिन अगर बच्चों को पता है कि हमारा अध्यापक जो है बीच बीच में प्रश्न भी पूछता है और बच्चों का पूरा ध्यान जो है अपने पाठ की ओर रहेगा। मौखिक परीक्षण बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें बच्चों में आत्मविश्वास, उचित व शीघ्र निर्णय लेना, सक्रिय रहना जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो उसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वो बार बार हाथ खड़ा करेगा कि मेरे से पूछो, मुझे आता है, और उसमें जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। मौखिक परीक्षण द्वारा बच्चों में भाषाई योग्यता व वाद विवाद संबंधी योग्यता पैदा होती है। क्योंकि अगर बोलेगा तो कई बार बच्चा गलत बोलेगा, सही बोलेगा, भाषा का विकास होगा। मौखिक परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों का अपने अध्यापक से सीधा संबंध बना रहता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, बोलते नहीं हैं, अध्यापक बार बार पूछेगा तो उससे उनको डर भी नहीं लगेगा। मौखिक परीक्षण से बच्चों का ध्यान पाठ पर केंद्रित रहता है, जिससे उनमें सतर्कता व चेतनता बनी रहती है। इससे क्या है कि बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उत्तर देना है तो सही ढंग से सुनना और पढ़ना पड़ेगा। मौखिक परीक्षण द्वारा कम समय में अधिक जानकारी की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, मौखिक परीक्षण में हम सभी बच्चों का पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किसको कितना आ गया, कौन सा याद कर रहा है, किसी का ध्यान इधर उधर है कि नहीं है। इससे हम कि अगर लिखित परीक्षण करते हैं तो पूरा चेक करना पड़ेगा उनका
पहले लिखने में टाइम लगाएंगे, फिर चेक करने में टाइम लगाएंगे। मौखिक परीक्षण के द्वारा हम जान सकते हैं कि बच्चों को कितना आ गया और कौन सा बच्चा कितना कर सकता है, उसका स्तर कैसा है। लेकिन मौखिक मूल्यांकन उपयोगी है, इसमें कुछ दोष कमियां भी रहती हैं। जैसे मौखिक परीक्षण द्वारा बच्चों के ज्ञान की पूर्ण जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी विद्यार्थी वाद विवाद में, बातचीत में निपुण नहीं होते। कई बच्चे ऐसे हैं कि बोलने में शर्माते हैं, लिख ठीक लेते हैं, बोला नहीं जाता, झिझक होती है बोलने में, तो फिर उनका तो मौखिक परीक्षण गलत सिद्ध हो जाएगा। आत्मविश्वास के अभाव तथा संकोच वश कुछ विद्यार्थी सही उत्तर नहीं दे पाते। आत्मविश्वास की जिन बच्चों में कमी होती है, टीचर बोलता है तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बोला नहीं जाता, गलत उत्तर दे देते हैं, तो उसके लिए लिखित परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मौखिक परीक्षण में प्रश्न के तुरंत बाद छात्र को उत्तर देना होता है। कई बार शीघ्रतावश वह ठीक उत्तर नहीं दे पाता, जल्दी के चक्कर में कि मैंने पहले बोलना है, कई बार उनका उत्तर जो है गलत हो जाता है। शिक्षक के पास छात्र की उपलब्धियों का कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता, क्योंकि अगर हम पूछ रहे हैं बच्चों को कि जैसे रूटीन में पाठ पढ़ाया, उसमें से प्रश्न उत्तर पूछे, किसी को आया किसी को नहीं आया, तो रूटीन में उनका हम कोई चेकलिस्ट नहीं बना रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चा ठीक उत्तर दे रहा था, कौन सा नहीं दे रहा था, और यह परीक्षण पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। परंतु इन सब सीमाओं के होते हुए भी मौखिक परीक्षण को नकारा नहीं जा सकता। क्रियात्मक परीक्षण में यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हैं, अगर उसके माध्यम से हमने यह मौखिक परीक्षण करवाना है तो यह गतिविधि बहुत ही आवश्यक रहती है। क्रियात्मक, अगर हम संगीत की बात करें तो छोटे बच्चों को लय और ताल का ही ज्ञान दिया जाता है, और संगीत मूल्यतः जो है क्रियात्मक विषय है। अतः इसका मूल्यांकन क्रियात्मक रूप से भी होना चाहिए, जिसमें गायन, वादन, नृत्य के शिक्षण संबंधी मुख्य उद्देश्य तथा स्तरानुसार पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए संगीत अध्यापक व परीक्षक को मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखिए, ये बच्चों का एक्टिविटी वेस्ट मूल्यांकन हो रहा है। बच्चे बना रहे हैं कोई फल, कोई फूल, तरह तरह के, और ये गुब्बारे पे बना रहा है, तो इस प्रकार इनका ये जो है क्रियात्मक मूल्यांकन है। और प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण व अन्य कलाओं के सामान्य व मुख्य उद्देश्य बच्चों की संगीत के प्रति रुचि जागृत करना, उन्हें लय व ताल के प्रति संवेदनशील बनाना, गीतों का क्रियात्मक अभ्यास कराना आदि है। जैसे बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ, कविताओं के माध्यम से उनको दैनिक जीवन में दिनों के हिसाब से उनके लिए गीतों का चयन करना, जो कि लय प्रधान होने चाहिए। इन्हीं गीतों द्वारा बच्चों में संगीत के प्रति रुचि एवं योग्यता का अनौपचारिक ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। माध्यमिक व उच्च स्तर की कक्षाओं में संगीत शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम में शास्त्रीय संगीत को सम्मिलित किया गया है। इन स्तरों पर संगीत पाठ्यक्रमों में संगीत के शास्त्र एवं क्रियात्मक
दोनों पक्षों का समावेश होता है। संगीत शास्त्र के ज्ञान का मूल्यांकन मुख्यतः लिखित परीक्षण द्वारा किया जाता है, जबकि क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन मौखिक व क्रियात्मक दोनों ही प्रकार से होता है। क्योंकि क्रियात्मक संगीत का विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लिख कर और बोलकर दोनों प्रकार से कर सकते हैं। कला के मौखिक और क्रियात्मक मूल्यांकन में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि बच्चे का हम उचित मूल्यांकन कर सकें। अगर हम कला शिक्षण व परीक्षण संबंधी उद्देश्यों को सम्मुख रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए हमें, और जो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर और बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर उनकी योग्यताओं व क्षमता के अनुरूप मौखिक व क्रियात्मक परीक्षण होना चाहिए। परीक्षण से पूर्व प्रश्नों के अंक व समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमने कितने नंबर देने हैं किस विषय में और कितना समय उसके लिए लगना चाहिए। वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और सहानुभूति व्यवहार जो है बच्चों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे देखकर ही सुनकर ही डर जाएं कि पूछ क्या रहे हैं हमसे। उत्तर ना दर्शाने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और एक ही समय में एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन उत्तर निकल रहे हैं। विवादात्मक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और बच्चों की जो है त्रुटियां साथ ही नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा मौखिक या क्रियात्मक परीक्षा दे रहा है तो उसमें अगर वो गलत भी कुछ बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको हमने उसी समय बीच में नहीं टोकना है, क्योंकि बच्चे का आत्मबल जो है गिर जाता है। बाद में हम उसकी गलतियां बता सकते हैं। मूल्यांकन एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। उसमें स्वर, ताल, लय के समुचित ज्ञान के आधार पर ही मूल्यांकन का निर्णय लेना चाहिए। क्रियात्मक संगीत और कला का मूल्यांकन उचित वातावरण व कक्षा के अंदर करना चाहिए ताकि विद्यार्थी निसंकोच अपनी योग्यता प्रकट कर सकें, क्योंकि यह इंडिविजुअल होता है और इसमें बच्चा कई बार ऐसा होता है, कई बच्चा अकेले में ठीक बोलता है और दूसरे बच्चों को देखकर घबरा जाता है, शर्माता है बच्चा, और इसीलिए कक्षा का वातावरण भी उचित होना चाहिए ताकि बच्चा जो है फ्री होकर अपना कला और संगीत का परीक्षण दे सके। मौखिक व क्रियात्मक परीक्षण एक समय से 10 से अधिक बच्चों का नहीं होना चाहिए। अधिक बच्चे हो तो उनका समूह बना लेना चाहिए। संगीत गायन में मधुर आवाज़ को ही क्रियात्मक परीक्षण का आधार नहीं माना जाना चाहिए, परंतु बहुपक्षीय परीक्षण होना चाहिए। परीक्षण संबंधी विषय सामग्री व उपकरण पूर्व निर्धारित होने चाहिए कि हमने बच्चों से कोई ड्राइंग करवानी है, कोई चित्र बनवाना है, कोई साइंस का करवाना है कार्य, तो पहले ही हमें उस प्रकार की सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवा लेनी चाहिए ताकि समय पर हम पूर्ण रूप से उनका मूल्यांकन कर सकें। और परीक्षा संबंधी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चों को
समझ आ सके। क्रियात्मक परीक्षण जो है वो सामूहिक नहीं होना चाहिए। बच्चों को अंक, समय, प्रदर्शन आदि परीक्षण संबंधी नियमों का निर्देश परीक्षा के पूर्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम मौखिक और क्रियात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। कला का लिखित परीक्षण। कला और संगीत के क्रियात्मक पक्ष की महत्ता का आधार उसका सैद्धांतिक व शास्त्रीय ज्ञान है। मुख्यतः कला एवं संगीत के शास्त्रीय पक्ष की परीक्षा औपचारिक रूप से लिखित है, लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं में संगीत एवं कला की परीक्षा लिखित की अपेक्षा मौखिक व क्रियात्मक होती है, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड से ही पढ़ाया जाता है और इस स्तर की कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शास्त्रीय संगीत सम्मिलित नहीं होता। एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग करवाई जाती है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।